बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एमके प्रिपरेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो सीट्स आई हैं उनका एक पास्ट पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये जो जॉब्स हैं इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पे होगा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नया नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का पेपर। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, प्लांट्स एट नाइट एक्सहेल। रात के वक्त जो है वो प्लांट्स जो होते हैं ये कौन सी गैस खारिज करते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो बेसिकली प्लांट्स में दो तरह के फिनोमिनाज होते हैं। एक कहलाता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा कहलाता है रेस्पिरेशन। अब इनमें पहला तो मेन फ़र्क ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम में होती है, दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो दिन के वक्त भी होती है और वो रात के वक्त भी होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है और इसके अलावा ज़मीन से वो वाटर को इनटेक करता है और सूरज की रोशनी में ये मिलकर बना देता है ग्लूकोज, यानी शुगर बना देता है ग्लूकोज। तो ये जो फिनोमिना है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है। अब इस फिनोमिना के अंदर जो है वो एक तो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पर खारिज होती है। ठीक हो गया। अब जो दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो दिन के वक्त भी हो रहा होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पौधे जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। अब जब दिन के वक्त दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं तो चूँकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है दिन के वक्त, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। तो इसलिए दिन के वक्त को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब रात के वक्त क्या होता है, चूँकि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रात के वक्त नहीं होता, ये बंद हो जाता है क्योंकि इसके लिए सूरज की रोशनी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब जब रेस्पिरेशन सिर्फ होगी तो उस वक्त क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन जो है ये कंज्यूम होती जाएगी और फ़ज़ा के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती जाएगी। तो रात के वक्त जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त जो प्लांट्स हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के वक्त जो है वो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हुआ होता है, ऑक्सीजन वो खारिज नहीं कर रहे होते, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे या दरख्तों के आसपास जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ। सूरज की जो रोशनी है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है। तो ये आपके सामने स्पेक्ट्रम बना हुआ है। जब हम वाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 जो इसके प्राइम कलर्स हैं उसके अंदर जो है वो कंपोज हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 7 कलर, सी ऑप्शन। अब इसमें देखिए इसमें 7 कलर होते हैं। पहला कलर जो है वो वायलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा जो है वो ब्लू, चौथा जो है वो ग्रीन, येलो, इसके बाद फिर ऑरेंज आ जाता है और सबसे एंड पर जो है वो रेड आ जाता है। अगर आप इनके पहले पहले अल्फाज को मिलाएं तो ये बनता है वी बी, यहाँ से वी आई बी जी वाई ओ आर, यानी विब ग्योर। तो आपने इसको इसी तरतीब से याद करना है। जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और ये जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जो वॉयलेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ की जो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी और जो वॉयलेंट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी। एक्चुअली जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो आपकी वेवलेंथ है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। वेवलेंथ और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं।
तो चूँकि जो वायलेट है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी, और जो रेड है उसकी चूँकि फ्रीक्वेंसी कम होती है इसलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सनलाइट है इसमें से जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किस कलर की होती है, तो आप इसमें बताएंगे कि सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है, और जो सबसे कम वेवलेंथ है वो किसकी होती है, वो वायलेट की होती है। इसी तरह अगर आप ये पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वायलेट की ज़्यादा होगी और रेड की सबसे कम होगी। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो चूँकि जो वायलेट है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और रेड की जो है वो एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड की तरफ आ जाएं, विच इज़ द लास्ट लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो या उसके अंदर जो है वो फ्री चार्जेस हों, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री चार्जेस हों, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो आपका मटेरियल है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब यहाँ पर देखिए कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। तो ऑप्शन अगर हम ए, बी और सी को देखेंगे तो ए, बी और सी ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों जो हैं ये मेटल्स हैं, और मेटल जो हैं वो बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो जो ऑप्शन बचता है वो डी ऑप्शन बचता है, यानी वुड। तो यहाँ पर जो हम राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे वो वुड का चूज़ करेंगे कि जो वुड है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है बल्कि ये नॉन कंडक्टर है। विच वाइटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्टोर किस वाइटामिन को नहीं किया जा सकता। अब अगर यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखें तो वाइटामिन की दो इकसाम हैं, एक होती है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उसके अंदर वाइटामिन ए शामिल है, वाइटामिन डी शामिल है, वाइटामिन ई शामिल है और के शामिल है। और जो आपका वाटर सॉल्युबल है उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के सारे, जिसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आ जाते हैं, इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और एक जो विटामिन सी है। तो यहाँ पर देखिए कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको बॉडी में स्टोर करना मुश्किल होता है, इसलिए वो वाटर में डिज़ोल्व होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल वाटर विटामिन है उनको बॉडी में स्टोर करना आसान होता है। तो यहाँ पर हमेशा बात याद रखिएगा कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो सारे के सारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए दो जो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके जो है वो वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए ये दोनों ही पर बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। तो गिवन जो ऑप्शन है इनमें से विटामिन सी का जो ऑप्शन है ये ठीक होगा क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे विटामिन B1 का जो है वो क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है, तो थायामीन। विटामिन B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या है, नियासिन, इनके केमिकल नेम है। विटामिन B5 का क्या है, पैंथोथेनिक एसिड। फिर इस तरह B6 का पाइरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का कुबाल अमीन। तो इनको सबको मिलाकर जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि जो विटामिन सी है उसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसी तरह जो विटामिन ए है उसका जो केमिकल नेम है वो रेटिनोल है। जो विटामिन डी है जो कि हड्डियों में होता है, सूरज की रोशनी में भी होता है, इसको हम जो है वो कैल्सीफेरोल कहते हैं। और जो विटामिन ई जो है इसको हम जो है वो टोकोफेरोल कहते हैं, और जो विटामिन के है इसको फाइलोग्विनोन कहते हैं। तो इनके केमिकल नेम्स हैं, सम टाइम जो है वो केमिकल नेम्स भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं विटामिन्स के। नेक्स्ट देखिए जी, जॉन्डिस इज़ द लिवर डिजीज़ ऑफ, ये जॉन्डिस जो है ये लिवर की डिजीज़ है, इसको हम उर्दू में कहते हैं यरकान। यरकान जो है ये बीमारी है, लिवर की बीमारी है, और इसकी अलामत ये है कि इसमें आपके जो जिल्द है और जो आपकी आंखें हैं उनका कलर जो है वो येलो हो जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी जो है वो अलामत है। तो बेसिकली जो जॉन्डिस है ये लिवर की डिजीज़ है। नंबर 6 है न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो किस से ऑब्टेन होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये यूरेनियम से हासिल होती है जब यूरेनियम को तोड़ा जाता है। अब देखिए जब यूरेनियम को तोड़ा जाता है तो इस अमल को नाम देते हैं हम फिशन प्रोसेस का, FIS
SION, फिशन। अब यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक फिशन भी होता है और एक फ्यूजन भी होता है। फिशन में जो होता है ये न्यूक्लियस टूटता है और फ्यूजन में न्यूक्लियस मिल जाता है। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाते हैं और दोनों के अंदर ही बेतहाशा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर एक मिसाल देखें, जब हमारे पास यूरेनियम है, ये एक फिशन रिएक्शन की मिसाल है। जब न्यूट्रॉन जो है इस पर टकराता है आकर, तो जो यूरेनियम है ये टूट जाता है और टूट कर जो है इससे दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक जो न्यूक्लियस है वो क्रिप्टॉन का बनता है और जो दूसरा जो न्यूक्लियस है वो बेरियम का बनता है। तो इसको बोलते हैं फिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दौरान जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि ये न्यूक्लियस यूरेनियम का टूट गया है तो इसलिए इसको फिशन रिएक्शन कहेंगे या इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके अंदर बतौर ईंधन, बतौर फ्यूल जो यूज़ होता है उसको यूरेनियम इस्तेमाल होता है। तो यूरेनियम जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर पश्तून विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान। एथनिक कहते हैं ज़ुबान बोलने वाला, यानी ज़ुबान के लिहाज से, लसानियत के लिहाज से जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है। तो बेसिकली चार मेन ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। हज़ारा कम्युनिटी भी मौजूद है, उज़्बेक्स भी मौजूद हैं, इसके अलावा ताजिक्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो पश्तून मौजूद। तो यहाँ पर जो पश्तून हैं वो 54.2% के साथ सबसे पहले नंबर पर हैं। जो सेकंड ग्रुप है लार्जेस्ट एथनिक वो है ताजिक। ताजिक की जो परसेंटेज है वो 29.2% है। 29.2% ये सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। तीसरे नंबर पर जो हज़ारा कम्युनिटी भी है और इसकी जो परसेंटेज है वो 9.4% है और जो उज़्बेक है वो 7.3% मौजूद है। तो ये चार जो है वो मेन ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर। गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड मोस्टली। अब ये जो गोबी डेजर्ट है बेसिकली ये चाइना और मंगोलिया में मौजूद है। ये मंगोलिया है और ये चाइना है। तो ये चाइना और मंगोलिया के दरमियान मौजूद है, इसकी सरहद पर। तो इसका जो मेन पोर्शन है वो वैसे देखा जाए तो ये चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो साउथ अफ्रीका है, रशिया है, नॉर्थ अफ्रीका है और मंगोलिया है। तो इसमें चूँकि चाइना नहीं है तो इसलिए ऑप्शन के लिहाज से जो मेन इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा, मंगोलिया। तो इसका जो मेन पोर्शन है वो मंगोलिया में है। बेसिकली ये जो गोबी है ये मंगोलिया और चाइना की सरहद पर जो वाक़ है। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो यहाँ पर जो सैन मेरिनो है वो सबसे छोटी स्टेट है और इसकी जो एरिया है वो तकरीबन 61.2 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया बनता है। इन द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज पाकिस्तान इज़ एट द नंबर। पाकिस्तान का जो है वो आबादी के लिहाज से पाँचवा बड़ा नंबर है, पाँचवा बड़ा मुल्क है दुनिया का। ये पाकिस्तान की जो आबादी है ये पाकिस्तान की 241 मिलियन यानी 24 करोड़ से ऊपर, 24 और 25 करोड़ के दरमियान पाकिस्तान की आबादी है। और अगर हम एरिया के लिहाज से देखा जाए तो एरिया के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क है, 34वां बड़ा मुल्क है। और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ठीक है जी, तो ये इसका राइट आंसर है। विच इज़ मेंट बाय कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का क्या मतलब है? कैश क्रॉप ऐसी फसल होती है जो 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 किसान होता है वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं उगाता, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए उगाया जाता है। उसका अपना कोई काम नहीं होता इसका। जिस तरह देखें फिर गंदम है, गंदम जब उगाता है किसान तो उसको खुद भी यूज़ करता है, ठीक है, घर में भी यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो वो फिर वो कैश क्रॉप नहीं होगी। अगर कपास उगाई जाती है तो कपास की जो फसल है वो घर में तो यूज़ नहीं होती ना, तो उसको प्योरली जो है वो सेल किया जाता है फॉर प्रॉफिट पर्पज़। तो ये जो कपास की फसल है वो फिर कैश क्रॉप बन जाती है। तो कैश क्रॉप होती है जो आप सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए उगाई जाती है, अपने घरेलू पर्पज़ के लिए किसान उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो कहलाती है कैश क्रॉप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया में वूल पैदा करने वाला सबसे ज़्यादा मुल्क कौन सा है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये दुनिया में वूल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। बगलचर एरिया ऑफ डेरा गाजी खान कंटेन्स मिनरल रिजर्व्स। कौन सी मिनरल के रिजर्व ज़्यादा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है वो यूरेनियम जो है इसके मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं यूरेनियम के।
अटक फोर्ट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पर। अटक फोर्ट जो है ये किसने बनाया था? अटक फोर्ट बेसिकली 1581 से 1583 के दरमियान ये बनाया गया था और इसको मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसको अकबर आज़म भी कहा जाता है, उसके दौर में ये बनाया गया था। अकबर ने बेसिकली 1556 से लेकर, जब उसके वालिद हुमायूं की डेथ होती है 1556 से लेकर तकरीबन 1605 तक इसने हुकूमत की थी। 49 साल इसने हुकूमत की थी मुग़ल बादशाह अकबर ने। और इसने अटक के करीब एक किला तमीर किया था 1581 से 1583 के दरमियान अंडर द सुपरविजन ऑफ ख्वाजा शमसुद्दीन। ख्वाजा शमसुद्दीन जो थे वो इसकी तमीर के सुपरवाइज़र थे। इन द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान द शेयर ऑफ पंजाब इज़, पंजाब का मतलब कितने परसेंट एरिया है टोटल पाकिस्तान का? तो पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान का 25% एरिया कवर करता है। अगर हम बाकी सूबों को देखें तो बाकी सूबों में जो सिंध है वो 18% है उसका एरिया टोटल पाकिस्तान का। KP के जो है वो 13% है। एंड बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज। तो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो 43% है। तो ये भी क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। अब ये जो मैरियाना ट्रेंच है ये सबसे गहरी जगह है, सबसे डीप एरिया है ज़मीन के ऊपर, और ये पैसिफिक ओशन में वाक़या है। पूछा गया है कि ये किस मुल्क के करीब है। तो अगर हम देखा जाए तो ये बेसिकली जो एरिया है, ये जो इसको सर्कल किया गया है ये वाला, ये मैरियाना ट्रेंच का एरिया है और ये सीधा फिलिपाइन के करीब बनता है। फिलिपाइन के करीब ये एरिया बनता है। तो ये बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो फिलिपाइन होगा। अगर वैसे इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो USA के अंडर है। इट इज़ द अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ USA। इसके जो जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो भी इसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर जो है वो USA काबज़ है। नियाग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। नियाग्रा फॉल जो है वो किसके बॉर्डर पर वाक़या है? तो नियाग्रा फॉल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़या है। ये जो ओंटारियो है ये कनाडा का सिटी है और इसकी जो मिलती है बाउंड्री यूनाइटेड स्टेट के साथ विद द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ओंटारियो आपस में मिलते हैं। ये इस एरिया को देखें ज़रा, तो जो न्यूयॉर्क और ओंटारियो का जो बॉर्डर है तो वहाँ पर जो है ये नियाग्रा फॉल वाक़या है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वाक़ है। असल में जो इक्वेटर लाइन है जो कि ज़मीन पर 0 डिग्री पर है और ज़मीन को इक्वल हाफ में कट करती है, ये वो लाइन है जहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर आती है और ये बेसिकली बहुत हॉट एरियाज़ होते हैं और इन एरियाज़ को हम ट्रॉपिकल एरियाज़ भी कहते हैं। दिस आल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एरियाज़। तो बेसिकली टेम्परेचर वाइज जो हैं इसके 3 कैटेगरीज हैं। एक ट्रॉपिकल एरियाज़ जो कि इक्वेटर के आसपास हैं, फिर इक्वेटर से जब आप दूर निकलते हैं तो मॉडरेट टेम्परेचर के एरियाज़, और फिर ऊपर चले जाते हैं इसको हम फ्रिज जोन कहते हैं। फ्रिज जोन 3 एरिया हैं, एक मॉडरेट, एक फ्रिज जोन और एक ट्रॉपिकल एरियाज़। ये याद रखने हैं। इक्वेटर के जो आसपास के एरियाज़ हैं वो ट्रॉपिकल कहलाते हैं। तो अगर आप इक्वेटर के ऊपर चले जाएँ तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे आ जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो नीचे की तरफ जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ये जो साउथ अफ्रीका का और ये जो साउथ अमेरिका का जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आ जाते हैं, जबकि ये जो अपर रीजन जो है इसका साउथ अमेरिका का और फिर जो मिडल अफ्रीका है, ठीक है, और ये जो जज़ायर मडागास्कर हैं, ये सारे के सारे इक्वेटर पर आ जाते हैं। तो अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ देखें तो इस एरिया पे यहाँ पर जो है ये अरब है और ये आपका इंडिया है और इस जगह पर ये जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो बेसिकली ये बिल्कुल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी लाइन के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ पेनिनसुला। कौन सा जो कंट्री है वो पेनिनसुला कहलाता है। अब ये पेनिनसुला जो ऐसा मुल्क होता है जो 3 अतराफ से समुंदर से घिरा हो और एक तरफ से वो खुश्की से घिरा हो, यानी जिसके 3 अतराफ में समुंदर हो और एक तरफ में खुश्की। तो ये जो एरिया है जो कुवैत और जॉर्डन इराक़ वाला एरिया है, ये इसके एक तरफ
खुश्की है, ड्राई लैंड है। और इसके जो है वो आप देख रहे हैं कि इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में और इसके जो है वो साउथ में ये तीन एरिया में ये समंदर वाक़या है। तो बेसिकली ये जो इलाका है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो कौन सा कंट्री जो पेनिनसुला है, तो इसमें ग्रीनलैंड जो है ये जजीरा है, ऑस्ट्रेलिया भी ये भी जजीरा है, फिजी भी जजीरा है, जबकि जो सऊदी अरेबिया है ये बेसिकली पेनिनसुला है, क्योंकि तीन तरफ से इसके समुंदर है और एक तरफ से ये खुश्की से घिरा हुआ है। द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाई एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है वो काज़किस्तान है, जो कि रशियन लिबरेटेड स्टेट है, एशिया में वाक़या है। और आबादी के लिहाज से सबसे जो बड़ा मुल्क है वो इंडोनेशिया है, और इसकी आबादी तकरीबन जो है वो 28 करोड़ के करीब इसकी आबादी। इन दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट ढाका इन द रेजोल्यूशन विच वाज टेबल्ड बाय। अब ये जो एक रेजोल्यूशन पेश की थी सर आगा खान III जो थे इस वक्त, जो कि इस्माइली कम्युनिटी के हेड थे, उनकी क़यादत में जो है ये मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया गया। सर आगा खान और ये नवाब समीउल्लाह खान भी थे वहाँ पर। ये 30 दिसंबर 1906 का दिन था जब मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। और इसमें जो सर आगा खान हैं वो पहले जो हैं वो इसके सदर मुंतखब हुए थे, सर आगा खान III। सर सैयद अहमद ख़ान फाउंडेड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तो 1886 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। अब इसके बाद देखिए शिमला डेपुटेशन मेट लॉर्ड मिंटो इन। अब ये जो शिमला डेपुटेशन है इसका मकसद ये था कि मुसलमानों के सियासी हकूक़ को हासिल किया जाए। ये 1906 में बेसिकली सर आगा खान III की क़यादत में ही लॉर्ड मिंटो से मिला था और इनसे मुसलमानों के अलहदा सेपरेट इलेक्टोरल का मुतालबा किया था कि मुसलमानों को जो है वो जो इनके इलेक्शन के अंदर इनकी जो है वो इनको सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। तो और भी कुछ हकूक़ की डिमांड की गई थी। तो ये अक्टूबर 1906 में जो है वो लॉर्ड मिंटो से मिला था और लॉर्ड मिंटो ने इनको जो है वो यकीन दहानी करवाई थी कि आपके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। और फिर जो मिंटो मार्ले 1909 में इस्लाहात हुई थी, तो उन इस्लाहात में पहली दफ़ा मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का जो सेपरेट इलेक्टोरल है उसको मान लिया गया था। तो बेसिकली ये जो शिमला डेपुटेशन है ये 1906 में मिला था और ये सर आगा खान III की क़यादत में पीछे हम पढ़ चुके हैं। और ये इसके अंदर टोटल मेम्बरान थे वो 35 थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिमला डेपुटेशन के टोटल मेम्बरान कितने थे, तो वो 35 मेम्बरान थे। खुतबात अहमदिया जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान रोड खुतबात अहमदिया इन रिप्लाई टू लाइफ ऑफ मोहम्मद। अब लाइफ ऑफ मोहम्मद एक किताब थी विलियम मयूर की, इसमें उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर एतराज़ उठाए थे। तो उस एतराज़ का जवाब देने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया लिखी थी। सर सैयद अहमद ख़ान कब इनकी वफ़ात हुई? 1898 में इनकी वफ़ात होती है और जो इनकी पैदाइश है वो 1817 में इनकी पैदाइश होती है। इन 1866 दारुल उलूम देवबंद वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये एक मस्जिद में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सहारनपुर के अंदर एक देवबंद कस्बा है सहारनपुर के अंदर, वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और नदवतुल उलमा 1894 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये लखनऊ के अंदर बाय मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब थे, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। 1877 में जो MAO हाई स्कूल था उसको जो कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। किसने इनैगोरेट किया था इसको? तो जो उस वक्त के वाइसराय जो थे लॉर्ड लिटन साहब, इन्होंने इसको इनैगोरेट किया था। सर सैयद अहमद ख़ान पब्लिश्ड अ पम्फलेट टू एक्सप्लेन द मुस्लिम्स वर नॉट सोल फोर्स बिहाइंड द 1857 वॉर। उस पम्फलेट का टाइटल क्या था? तो उसका अंदर रसाला असबाब बगावत हिंद, इसमें इसको 1859 में जो है वो पब्लिश किया गया था। और इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया था कि जो 1857 की वॉर है इसमें बेसिकली अंग्रेज़ों की अपनी भी गलतियां हैं और ये हिंदू भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। MAO कॉलेज अलीगढ़ बिकम यूनिवर्सिटी, किस साल में MAO कॉलेज यूनिवर्सिटी बना? तो ये 1920 के ईयर में ये यूनिवर्सिटी बना। आफ्टर डिफीटिंग सिख आर्मी सैयद अहमद शी डिक्लेयर्ड हिज कैलिफेट ऑन, तो 12 जनवरी 1827 को इन्होंने सिख फौज को शिकस्त दी और KPK के दर्जा वो खिलाफत का ऐलान किया। नेम द सिख महराज हु सेंट एन आर्मी अंडर द शेर सिंह टू फाइट सैयद अहमद शहीद।
अब ये जो बेसिकली जो सिख और मुसलमानों की जंगें जो हैं ये 1802 से लेकर 1839 के दरमियान होती हैं। 1802 से लेकर 1839, ये जो बेसिकली दौर है 1802 से लेकर 1839 तक का दौर, ये महाराजा रंजीत सिंह का दौर है। तो पंजाब के अंदर महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब और के भी कुछ इलाकों पे महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। तो इस दौरान जो है वो मुसलमानों की जो है वो एक तहरीक शुरू हुई थी, तहरीक मुजाहिदीन, और ये बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, महाराजा रंजीत सिंह। हाजी शरीयतुल्लाह लॉन्च्ड फ्राइजी मूवमेंट एंड डिक्लेयर्ड बंगाली। हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइजी मूवमेंट कब शुरू की? तो 1818 में उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट शुरू की थी ईस्ट बंगाल के अंदर, और उन्होंने ज़ोर दिया था कि मुसलमानों को जो अपनी दीनी फ़राइज़ हैं उसको बिल ज़रूर सर अंजाम देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है जी, इन 1866 दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। जो देवबंद मूवमेंट है इसको मौलाना कासम मोहम्मद कासम नानूतवी साहब जो हैं इन्होंने इसको फाउंड किया था। तो ये था आज का पेपर। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नया पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।